आज पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 18। चैप्टर का नाम है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, यानी एयर में, हवा में पोल्यूशन और पानी में क्या क्या पोल्यूशन है। पोल्यूशन मीन्स, पोल्यूशन का मतलब होता है गंदा होना या प्रदूषण होना। वो पोल्यूशन का मीनिंग होता है प्रदूषण, यानी हवा में और पानी में प्रदूषण होना, यानी हवा और पानी में किसी प्रकार की गंदगी हो जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहेली एंड भूजो वर वेरी एक्साइटेड टू हियर द न्यूज़ दैट ताजमहल इन आगरा इज नाउ वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। पहले भूजो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी जानने के बारे में, जैसे कि ताजमहल जो है वो आगरा में है और वो 7 वंडर में से एक है। बट दे वर डिसअपॉइंटेड टू हियर दैट द ब्यूटी ऑफ दिस मोन्यूमेंट इज इन वाइट मार्बल इज बीइंग थ्रेटेंड बाय एयर पोल्यूशन इन द एरिया सराउंडिंग द ताज। लेकिन इस चीज़ को जानकर बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई कि जो ताजमहल है वो एक वाइट मार्बल का बना हुआ है, जो कि ख़राब होता जा रहा है, जिसकी एयर पोल्यूशन की वजह से और वाटर पोल्यूशन की वजह से उसकी जो वाइटनेस है वो डल होती जा रही है। दे वर ईगर टू नो इफ समथिंग कैन बी डन टू फाइट एयर एंड वाटर पोल्यूशन। क्या इसके लिए, इससे एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन से लड़ने के लिए क्या कोई उपाय किया जा सकता है? क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन से बचा जाए, या इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? वी आर ऑल अवेयर दैट आवर एनवायरनमेंट इज नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी। आवर एल्डर्स टॉक अबाउट द ब्लू स्काई, क्लीन वाटर एंड फ्रेश एयर दैट वाज अवेलेबल इन देयर टाइम। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय वो वातावरण नहीं रहा है जो पहले हुआ करता था। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, जो हमारे बड़े यानी हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहते थे उनके समय में कैसा वातावरण होता था, ब्लू स्काई होता था, एकदम प्योर ब्लू स्काई होता था, क्लीन वाटर, साफ पानी एंड फ्रेश एयर हुआ करती थी। उस टाइम ये सब चीज़ें अवेलेबल थी। नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट्स ऑफ द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। आजकल की जो मीडिया है वो डेली रिपोर्ट देती है कि इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है वो डाउन होती जा रही है, यानी इन्वायरमेंट में तरह तरह के प्रदूषण होते जा रहे हैं। वी आवर सेल्फ फील द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर इन आवर लाइफ। हम भी खुद इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, हम महसूस कर रहे हैं कि जो एयर की और वाटर की क्वालिटी है वो फॉलिंग यानी धीरे धीरे डाउन हो रही है। द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो पीपल्स हैं, बहुत सारे पीपल रेस्पिरेटरी सिस्टम से ये सफरिंग कर रहे हैं, उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम डिफरेंट टाइप की डिसीज से, सांस में उनको प्रॉब्लम हो रही है, जिससे एयर क्वालिटी की वजह से इनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। वी शडर टू इमेजिन अ टाइम व्हेन क्लीन एयर एंड वाटर मे नो लॉन्गर बी अवेलेबल। एक समय होगा कि आने वाले समय में पानी और एयर की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी, और चीज़ को लेके हम बहुत ही चिंतित रहते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, कि एयर पानी कैसा रहेगा जैसे जैसे इसकी क्वालिटी डाउन होती जा रही है। यू हैव लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर एंड वाटर इन योर प्रीवियस क्लास। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि पानी और हवा की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द हार्मफुल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन सराउंडिंग एंड देयर इफेक्ट्स ऑन आवर लाइफ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो हार्मफुल चेंजेस हो रहे हैं, सराउंडिंग्स में हो रहे हैं, इफेक्ट्स हो रहे हैं, उन चीज़ का हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। इस चीज़ से जो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, इससे हमारी हेल्थ पर क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले आता है इसमें एयर पोल्यूशन, यानी हवा का दूषित हो जाना, यानी हवा में प्रदूषण होना, उसको एयर पोल्यूशन कहा जाता है। अब एयर पोल्यूशन में पढ़ते हैं क्या क्या। वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड। ठीक है, हम कुछ समय तक बिना खाए रह सकते हैं, ये बिना खाए भी हम रह सकते हैं कुछ समय तक। बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर मिनट्स विदाउट एयर। लेकिन हम 1 मिनट या कुछ मिनट के लिए भी नहीं रह सकते बिना हवा के हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते। हद से ज़्यादा 1 मिनट तक हम भी सांस रोक सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम नहीं रोक पाएंगे, यानी हमें एयर की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है फूड के मुकाबले। हम बिना फूड के रह सकते हैं
कुछ समय तक, लेकिन एयर के बिना नहीं रह सकते। दिस सिंपल फैक्ट टेल्स अस हाउ इम्पोर्टेंट क्लीन एयर इज टू अस। यह फैक्ट बताता है कि जो एयर की क्लीननेस है जो एयर है वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, यानी हवा हमारे लिए, शुद्ध हवा हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। यू ऑलरेडी नो दैट एयर कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। आप सभी जानते हैं कि जो एयर है उसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस का मिक्सचर होता है। बाय वॉल्यूम अबाउट 78% ऑफ दिस मिक्सचर इज नाइट्रोजन। जो एयर का वॉल्यूम है उसमें 78% जो मिक्सचर है वो नाइट्रोजन का है, एंड 21% इज ऑफ ऑक्सीजन, और उसमें 21% क्या है, ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर आर आल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। अब जो हमारे एयर का मिक्सचर है उसमें 78% तो हमारी नाइट्रोजन होगी, 21% हमारी ऑक्सीजन होगी। अब जितनी बची जो परसेंट है उस सब में हमारी क्या क्या गैसेज आती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बचा है, आर्गन, मीथेन, ओजोन लेयर, वाटर वेपर, ये सब हमारी बची हुई परसेंटेज में आती हैं। चलिए इसमें आगे पढ़ते हैं। वन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन इन द अबव एक्टिविटी कुड बी द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ स्मोक इन द एटमोसफेयर। ये जो ऊपर एक्टिविटी दी गई है इसमें से बताया गया है कि जो स्मोक है वो स्मोक कैसे आता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, और हमारे व्हीकल से भी स्मोक यानी धुआं निकलता है जो एयर क्वालिटी को डाउन करता है। डू यू नो वेयर द स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम। क्या आप जानते हैं कि जो स्मोक यानी धुआं है वो कहाँ से आता है। एडिशन ऑफ सच सब्सटेंसेस टू द एटमोसफेयर मॉडिफाई इट। जो एटमोसफेयर में कुछ सब्सटेंसेस हैं जो इसमें ऐड होते हैं वो इसको एक तरह से मॉडिफाई करते हैं, जिनकी वजह से उनमें ये स्मोक क्रिएट्स होते हैं, यानी स्मोक के जो पार्टिकल्स होते हैं वे ऐड हो जाते हैं। When air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both living and non-living thing, it is referred to as air pollution. जब एयर में कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी जो हवा है उसमें कुछ अनवांटेड जैसे कि जो नहीं होने चाहिए हवा में, पोल्यूशन वाले पार्टिकल्स जो धुएं से निकले हैं वे हवा में मिक्स हो जाते हैं और वे ह्यूमन्स लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग जो भी चीज़ें हैं उन पर इफेक्ट करते हैं, उसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड। हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड, यानी जो एयर है, हवा है, वो पोल्यूटेड कैसे हो जाती है, यानी वो कैसे पोल्यूशन हो जाता है उसमें, कैसे पोल्यूटेड होती है एयर। द सब्सटेंसेस विच कंटेमिनेट the air are called air pollutants. Sometimes such substances may come from natural source like smoke and dust arising from forest fire or volcanic eruption. Pollutants are also added to the atmosphere by certain human activities. समटाइम्स क्या होता है कि ये जो सब्सटेंसेस हैं जिनको हम एयर पोल्यूटेंट्स बोलते हैं, ये कहाँ से आते हैं, स्मोक यानी धुएं से आते हैं, डस्ट से आते हैं, फॉरेस्ट यानी जंगलों में जो आग लग जाती है वहाँ से आता है, स्मोक यानी धुआं, जो हमारा धुआं व्हीकल से निकलता हो या किसी चिमनी से निकलता हो, फॉरेस्ट की जंगलों में जो आग लग जाती है उससे आते हैं ये पोल्यूटेंट्स। वोल्केनिक यानी जो वोल्केनोस होते हैं उनसे आता है। पोल्यूटेंट्स आर आल्सो टू बी एडेड टू द एटमोसफेयर बाय सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़। समटाइम्स क्या होता है जो ह्यूमन एक्टिविटी यानी जो हम लोग करते हैं, हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स की, उससे भी एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट्स ऐड होते हैं। जैसे हम खाना बना रहे हैं उससे धुआं निकल रहा है, या कुछ हम इस तरह एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है, वो सब एयर में ऐड हो जाते हैं जो एयर पोल्यूटेंट्स एयर को पोल्यूट करते हैं। द सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आर फैक्ट्रीज। जो एयर पोल्यूशन के जो सोर्स होते हैं, ज़्यादातर जहाँ से एयर पोल्यूशन होता है वो फैक्ट्रीज होती है। ये इस वाली इमेज में दिखाया गया है, स्मोक फ्रॉम ए फैक्ट्री। ये फैक्ट्रीज होती है, इसके अंदर से धुआं निकल रहा है स्मोक, तो ये भी एयर पोल्यूशन करते हैं, ये भी पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं। यहाँ से पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल्स, एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंकीज। जो पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ से भी स्मोक निकलता है। ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट करते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, व्हीकल्स वगैरह होते हैं हमारे, ये भी
स्मोक एग्जॉस्ट करते हैं, एग्जॉस्ट माने निकालना करते हैं। एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड, और लकड़ियों का और गुस्सों का जलना भी एयर पोल्यूशन करता है। यहाँ पे दिया गया हमारा मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कोज्ड बाय एयर पोल्यूशन। जो रेस्पिरेटरी यानी सांस लेने की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ज़्यादातर किसके कारण होती है, एयर पोल्यूशन के कारण होती है। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंसेस और पोल्यूटेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द पोल्यूटेड एयर। चलिए उन पोल्यूटेंट्स को फाइंड आउट करते हैं जो एयर में प्रेजेंट है। हैव यू नोटिस हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग इन आवर सिटीज़। आपने नोटिस किया होगा हमारी सिटी में, जो हमारी सिटी में बोले कहीं भी बोले, जो व्हीकल्स यानी जो व्हीकल्स है वाहन है उनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। यानी पहले कम थे अब धीरे धीरे ज़्यादा हो गए, यानी क्वांटिटी बढ़ गई, नए नंबर ऑफ व्हीकल्स ज़्यादा हो गए हैं। व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स। जो व्हीकल्स हैं हाई लेवल में पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, एंड स्मोक और धुआं भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब क्या है, पोल्यूटेंट्स हैं एक तरह के, जो हमारे एयर में मिक्स हो जाते हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। ऐसे ही आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो हमारा फ्यूल एंड कम्बशन था, कम्बशन ऑफ फ्यूल वाला चैप्टर था, उसमें पढ़ा था जो हम जला रहे हैं अगर वो कंप्लीट तरीके से नहीं जल रहा है, यानी अच्छे से वो जल नहीं पा रहा है, तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होगा, उसमें से हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की गैसेस प्रोड्यूस होंगी जो कि हार्मफुल होती हैं। तो यहाँ पे ही दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, यानी फ्यूल्स का इनकम्प्लीट बर्न करना, अच्छे से नहीं जलना, क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अब सच एज पेट्रोल एंड डीजल, जैसे कि पेट्रोल और डीजल होते हैं, समटाइम्स में अच्छे से नहीं जल पाते और वे धुआं प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ पॉइजनस गैस, ये पॉइजनस गैस होती है, यानी जहरीली होती है, एक तरीके से नुकसानदायक होती है। इट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, क्या करती है कि जो रिड्यूस करती है ऑक्सीजन लेवल का, जो कि ब्लड हमारा कैरी करता है, ब्लड की ऑक्सीजन लेवल की कैरी करने की क्षमता को कम कर देती है, यानी हमारा ब्लड ठीक से ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता। यहाँ पे दिया गया, डू यू नो इफ द व्हीकल रजिस्टर्ड इन दिल्ली आर लाइंड अप वन आफ्टर द अदर, द टोटल लेंथ वुड बी नियरली इक्वल टू द कंबाइंड लेंथ ऑफ द 2 लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, नील एंड अमेजन। ये यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, दिल्ली के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पे जो वाला देखिए, एयर पोल्यूशन ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स, यहाँ ऑटोमोबाइल्स के थ्रू एयर पोल्यूशन हो रहा है। यहाँ पे धुआं दिखाई दे रहा है, काला काला धुआं निकल रहा है, ये एयर पोल्यूशन हो रहा है। Would you remember seeing a thick fog-like layer in the atmosphere, especially during winters? ये जो बोझो है उसने क्या देखा है कि सर्दियों में एक हल्की सी परत होती है, यानी लेयर होती है विंटर्स में। दिस इज स्मोक, इसको क्या कहा जाता है, स्मोक कहा जाता है। विच इज मेड अप ऑफ स्मोक, जो कि धुएं से बनी होती है, धुआं, स्मोक एंड फोग। फोग माने फोग एक तरह का ये भी धुआं होता है, लेकिन फोग जो ठंड के कारण जो पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कोहरा, ये फोग इसको बोलते हैं। यानी जो फोग और स्मोक से मिला है उसको स्मोक बोलते हैं, जो इनसे बनी होती है। स्मोक में कंटेन्स ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, स्मोक्स में क्या होता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन होता है, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, विच कंबाइन विद अदर एयर पोल्यूटेंट्स, जो कि अदर एयर पोल्यूटेंट्स यानी हवा में जो अदर एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं उनके साथ मिक्स हो जाती है, एंड फोग, और फोग के साथ, टू फॉर्म स्मोक, और क्या बनाती है, स्मोक बनाती है। यानी जो स्मोक है, धुआं है, उसके अंदर हमारा क्या है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जो कि एयर में अदर पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं उनके साथ कंबाइन हो जाती है, और फॉग भी कंबाइन हो जाता है, तो ये क्या बनाते हैं, स्मोक बनाते हैं, जो कि एक पतली सी लेयर होती है, जो कि हमें सर्दियों में दिखाई देती है। उसमें कोहरा भी होता है और पोल्यूशन भी होता है। द स्मोक कोज ब्रीथिंग, जो स्मोक है उसकी वजह से क्या होता है, ब्रीथिंग में यानी सांस लेने में डिफिकल्टीज आती है। सच एज, जैसे कि क्या होता है, अस्थमा हो जाता है, कफ हो जाता है, व्हीजिंग इन चिल्ड्रन, ये सब एक्टिविटीज़ होती हैं। मैनी इंडस्ट्रीज आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ऑफ एयर पोल्यूशन, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जिम्मेदार हैं किसके लिए, पोल्यूशन के लिए। तो वे सब जो इंडस्ट्रीज हैं वे पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पोल्यूटेंट्स, जो
पेट्रोलियम रिफाइनरी जहाँ पेट्रोल बनता है, पेट्रोल की रिफाइनिंग की जाती है, वे भी मेजर सोर्सेज हैं पोल्यूटेंट्स के लिए, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। वहाँ से क्या रिलीज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय कम्बशन ऑफ फ्यूल लाइक कोयल इन पावर प्लांट। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है वो कोयले के जलाने की वजह से होता है। यानी जो पावर प्लांट होते हैं जहाँ बिजली वगैरह बनती है, वहाँ पे जो कोयला यूज़ किया जाता है जलाने के लिए, उसके धुएं से जो प्रोड्यूस होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जो कि एक तरह का पोल्यूटेंट है। इट कैन कोज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। यह क्या कर सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, करता है, इंक्लूडिंग परमानेंट लंग्स डैमेज। और जहाँ यहाँ तक कि परमानेंट यानी लंग्स जो हमारे फेफड़े होते हैं उनको भी डैमेज करता है। यू हैव लर्न ऑलरेडी स्टडी अबाउट द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन चैप्टर 5। आपने ऑलरेडी चैप्टर 5 में फॉसिल फ्यूल के जलने के बारे में पढ़ा है। अब यहाँ पे देखिए, अदर काइंड्स ऑफ पोल्यूटेंट्स आर CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये भी एक तरह का पोल्यूटेंट है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म CFC है, यानी फुल फॉर्म से क्या बनता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, विच आर यूज इन रेफ्रिजरेटर्स। रेफ्रिजरेटर क्या होता है, रेफ्रिजरेटर होता है जो हम अपने घरों में फ्रिज वगैरह यूज़ करते हैं, उनको हम रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, फ्रिज को। एयर कंडीशनर यानी जो AC होते हैं उनमें, एंड एरोसोल स्प्रे। ये सब तीन चीज़ें बताई गई हैं, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन एंड एरोसोल स्प्रे होता है। इन सब में क्या यूज़ किया जाता है, CFC गैस यूज़ की जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमोसफियर। CFC क्या करती है, यह एटमोसफियर की जो हमारी ओजोन लेयर होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से, उसको डैमेज करती है। रिकॉल दैट द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा है, जो हमारा ओजोन लेयर है वो हमको प्रोटेक्ट करता है, हमें बचाव करता है जो सूरज की तरफ से यूवी रेज आती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है, उनसे प्रोटेक्ट करता है। हैव यू हियर्ड ऑफ द ओजोन होल। क्या आपने ओजोन होल के बारे में सुना है? ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट इट। इसके बारे में कोशिश करना फाइंड करने की, ओजोन होल क्या होता है, ओजोन लेयर में होल क्या होता है। चलिए मैं बता देता हूँ, ओजोन लेयर में होल जो होता है क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, जैसे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है कि हमारे ओजोन लेयर में जो हमारी सबसे ऊपरी सतह है, ओजोन लेयर है, उसमें धीरे धीरे होल हो गए हैं बड़े बड़े, जिसके कारण जो सूरज की यूवी रेज है वो डायरेक्ट धरती पे आ रही है, उसको ओजोन होल कहा गया है, क्योंकि वहाँ पे ओजोन होल हो गया, वहाँ पे एक होल हो गया, उसी वजह से डायरेक्ट धरती पे आ जाती है। थैंकफुली लेस हार्मफुल केमिकल्स आर नाउ बी यूज इन प्लेस ऑफ CFC। अब क्या हो रहा है कि थैंकफुली यानी बहुत ही अच्छी बात है, हमें धन्यवाद करना चाहिए कि जो CFC है उसकी जगह पे हम बहुत ही कम हार्मफुल केमिकल्स यूज़ करने लगे। पहले CFC यूज़ की जाती है, उसकी जगह बहुत ही ऐसे ऐसे केमिकल्स आ गए हैं जो बहुत कम हार्मफुल है CFC के मुकाबले। इन एडिशन टू अबाउट द मेंशन गैसेज, ऑटोमोबाइल्स विच बर्न डीजल एंड पेट्रोल आल्सो प्रोड्यूस टीनी पार्टिकल्स विच रिमेन सस्पेंडेड इन एयर फॉर लॉन्ग पीरियड। इन गैसेज के अलावा जो हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं ये भी काफ़ी तरह के टीनी पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन से ऑटोमोबाइल जो हमारे डीजल पेट्रोल चलते हैं वे भी काफ़ी तरह के पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। टीनी माने छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि रिमेन यानी रह जाते हैं, सस्पेंडेड यानी एयर में ही वे रह जाते हैं, फॉर लॉन्ग पीरियड यानी लंबे समय तक हवा में रह जाते हैं, वे डिस्ट्रॉय नहीं होते, जो कि हार्मफुल होते हैं। तो क्या है, दे रिड्यूस विजिबिलिटी। क्या करते हैं, विजिबिलिटी रिड्यूस करते हैं, यानी धुंधलापन कर देते हैं वातावरण में, जिससे कम दिखाई देना पड़ता है, साफ साफ नहीं दिखाते हैं, बोलते कोहरा हो रहा है, धुंध हो रही है या मौसम ख़राब है, सही से दिखाई नहीं दे रहा। वैन इनहेल दे कोज डिसीज। जब हमको उनको सांस के द्वारा इनहेल यानी ले लेते हैं, वे डिसीज भी क्रिएट करते हैं। सच पार्टिकल्स आर आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इस तरह के पार्टिकल्स कब प्रोड्यूस होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, यानी जो कारखाने होते हैं, लाइक स्टील मेकिंग एंड माइनिंग, यानी जो स्टील बनाती है कंपनी, जब माइनिंग होती है, कोयले की माइनिंग होती है, वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। पावर प्लांट्स में होते हैं। गिव आउट टीनी एश पार्टिकल विच आल्सो पोल्यूटेंट द एटमोसफेयर। जो ऐश होती है यानी राख होते हैं, राख के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी एटमोसफेयर को पोल्यूट करते हैं। 18.3 एक्टिविटी दिया गया पॉइंट हमारा ये, इसमें दिया है केस स्टडी। इसमें एक केस स्टडी करेंगे ताजमहल, ताजमहल के बारे में। ताजमहल पे क्या इफेक्ट पड़ता है पोल्यूशन को देखने से। ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स इंडियाज मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन। काफ़ी पिछले 2 डिकेड से
इंडिया जो टूरिस्ट का है वो ज़्यादा अट्रैक्शन रहा है किसकी तरफ, ताजमहल की तरफ, लोकेटेड इन आगरा, जो कि आगरा में है। 18 पॉइंट फिगर में दिखाया गया होगा आपको यहाँ पे, ये देखिए ताजमहल दिखाया गया है, ये ताजमहल है जो कि आगरा में लोकेटेड है। तो इसमें क्या हुआ, हैज़ बिकम ए मैटर ऑफ कंसर्न, एक कंसर्न यानी बात विचार करने का एक मुद्दा बना हुआ है। एक्सपर्ट हैव वार्न्ड दैट पोल्यूटेंट्स इन एयर आर डिसकलरिंग इट्स वाइट मार्बल, सो इट इज़ नॉट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्स दैट गेट अफेक्टेड बाय polluted air, but non-living things like building, monuments and statues also get affected। इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारा एयर पोल्यूशन है, जो पोल्यूटेंट्स एयर में हैं, वे ह्यूमन बींग्स को तो करते ही करते हैं नुकसान है। हम जो सांस लेते हैं, डिसीज़ में प्रॉब्लम होती है, हमारे रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, साथ साथ भी क्या करते हैं, वे जो हमारे मोन्यूमेंट्स यानी इमारतें हैं उनको भी इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे कि हमारा ताजमहल के बारे में बताया गया है। ताजमहल जो एक वाइट प्योर मार्बल से बना हुआ है, जिसका कलर एकदम प्योर वाइट था, लेकिन आज के समय में उसका कलर डल हो गया, डल हमारे धुंधला हो गया है, यानी उसका कलर अब येलोइश हो गया है। प्योर येलो नहीं हम कह सकते, लेकिन प्योर वाइट नहीं रहा, वो येलोइश हो गया है। वो भी किसके कारण हुआ है, वो भी एयर पोल्यूशन की वजह से। The industries located in and around Agra like rubber processing, automobiles, chemical and especially the Mathura oil refineries, जो उसके आसपास हैं, आसपास की इंडस्ट्रीज हैं, इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके नाम बताए गए हैं। जैसे कौन कौन सी ऑटोमोबाइल, केमिकल की इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल्स की है, रबर प्रोसेसिंग की है, और मथुरा ऑयल रिफाइनरी है। ये सब उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार है, जिनकी वजह से हमारा ताजमहल की जो वाइटनेस है वो डल होती जा रही है। हैव बीन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पोल्यूटेंट लाइक सल्फर, ये रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार हैं पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दीज गैसेज रिएक्ट विद वाटर। अब देखिए, जैसा हमें वो तो समझ में आया कि हम कैसे बीमार पड़ते हैं, कैसे हमें मतलब कि रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होती है पोल्यूशन से। अब यहाँ पे बताया गया है कि कैसे इफ़ेक्ट होता है ताजमहल की बाउंड्रीज पे या मोन्यूमेंट्स पे पोल्यूशन की वजह से। क्या होता है, देखिए, दीज गैसेज रिएक्ट विद द वाटर, ये गैसेज क्या करते हैं, वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करती हैं। प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में पानी है, वो पानी की बूंदें हैं या वेपर है, उसके साथ में गैसेज रिएक्ट करती हैं टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है उसके साथ मिलके, या एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर के साथ मिलके ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। एंड नाइट्रिक एसिड बनाती है। क्या बन जाता है, नाइट्रिक एसिड बन जाता है। दीज एसिड ड्रॉप्स डाउन विद द रेन, यह होता है, ये जो एसिड की ड्रॉप्स हैं ये बारिश के रूप में धरती पे होती हैं, यानी बारिश के रूप में गिरती हैं। मेकिंग द रेन एसिडिक, इससे क्या होता है, जो हमारी रेन है, बारिश है, वो एसिडिक होगी। जैसे हमारे वातावरण में जो वाटर वेपर्स हैं, मॉइस्चर है, यानी जो स्टीम बन के या भाप बन के ऑपरेशन के ऊपर जो वाटर ऊपर जा रहा है स्टीम के रूप में, वो साथ ही रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड बन जाती है। और जब वो बारिश होती है तो वो एक प्योर बारिश में होकर, यानी प्योर रेन में होकर एसिडिक रेन के रूप में होती है। दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। इसको हम क्या कहते हैं, एसिड रेन भी कहा जाता है। एसिड रेन कोरेट्स द मार्बल ऑफ द मोन्यूमेंट्स, जो एसिड रेन होती है, जो मोन्यूमेंट्स पे मार्बल लगा है उसको एक तरह से डिस्टर्ब करती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है, यानी इसके ऊपर की लेयर ख़राब कर देती है, यानी जो मार्बल है उसको इफेक्ट करती है। द फिनोमेना इज आल्सो कॉल्ड मार्बल कैंसर। इसको, इस फिनोमेना का कहा जाता है मार्बल कैंसर भी कहा जाता है, क्योंकि एक तरह का एसिड है, अगर एसिड को किसी चीज़ पे गिराओगे तो ख़राब करेगा ही। तो इसी तरह जो मोन्यूमेंट्स के मार्बल पे जब ये रेन गिर रही है, एसिड वाली रेन गिर रही है, तो उसके भी कलर डल होते जा रहा है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स मैटर सच एज द सूट पार्टिकल्स एमिटेड बाय द मथुरा ऑफ रिफाइनरी हैज़ कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द येलोइंग ऑफ द मार्बल। जो हमारी मथुरा में ऑयल रिफाइनरी है, उसके जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वे येलोइंग ऑफ द मार्बल, वही रीज़न है हम मार्बल को येलोई करने के लिए, यानी पीलापन करने के लिए, जो मार्बल पीलापन होता जा रहा है। आज के टाइम में जो हमारा ताजमहल है प्योर वाइट नहीं रहा, उसका कलर डल हो गया है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स सेव द ताज। सुप्रीम कोर्ट जो हमारी कोर्ट है उसने कई तरह के स्टेप्स लिए हैं ताजमहल को सेव करने के लिए। ये दिखाया गया है कि ताजमहल हमारा जो आगरा में है। It has ordered industries to switch to clear fuel like CNG, compressed natural gas, and LPG gas, liquid petroleum gas. Moreover, the automobiles should switch over the unleaded petrol in the Taj Ozone.
क्या स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है कि आप जो अपने इंडस्ट्री में फ्यूल यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे फ्यूल में क्या यूज़ करना है आपको, CNG यूज़ करिए या LPG यूज़ करिए। वे फ्यूल यूज़ मत करिए जो पोल्यूटेंट्स क्रिएट करते हैं, यानी डीजल पेट्रोल कोल वगैरह यूज़ ना करिए, उनकी जगह आप CNG LPG यूज़ करिए। सच है इसमें क्या जो ऑटोमोबाइल्स हमारे जो व्हीकल्स चलते हैं आसपास, यानी ताजमहल के आसपास जितने व्हीकल्स चलते हैं, ऑटो वगैरह चलते हैं, उनमें पेट्रोल वगैरह की जगह CNG यूज़ की जाती है उनको चलाने के लिए, या LPG यूज़ की जाती है। ये गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है। डिस्कस विद योर एल्डर्स एंड सी व्हाट दे हैव टू से अबाउट द कंडीशन ऑफ ताज 20 और 30 ईयर्स एगो। अपने बड़ों से डिस्कस करिए कि आज से 20-30 साल पहले ताजमहल की कंडीशन कैसी थी, या ताजमहल की पिक्चर कैसी थी, ताजमहल कैसा था। द ताज ऑफ योर स्क्रैप बुक, ये स्क्रैप बुक में ताज दिखाया गया है। एंड अ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस। अ पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर। द ट्रैप्ड रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ। इफ यू हैव सीन अ ग्रीन हाउस इन ए नर्सरी, ये यहाँ पे पॉइंट छूट गया, यहाँ से यहाँ पे पॉइंट है, पहले यहाँ से स्टार्ट करना है। 18.4 में ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? यू नो डैट द सन रेज वार्म द अर्थ सरफेस। आप सभी जानते हैं जो सूरज से किरणें आते हैं वे अर्थ की सरफेस को गर्म करती हैं। अ पार्ट ऑफ द रेडिएशन डैट फॉल ऑन द अर्थ इज एब्जॉर्ब बाय इट, यानी जो रेडिएशन आती हैं धरती पे में एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। एंड अ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस, और कुछ पार्ट जो है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। अ पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर, यानी जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो एटमॉस्फेयर के थ्रू क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द ट्रैप्ड रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ, जो रेडिएशन ट्रैप की गई यानी इनको एब्जॉर्ब किया है वे क्या करती हैं, अर्थ का टेम्परेचर गर्म कर देती है, धरती को गर्म कर देती है। इफ़ यू हैव सीन अ ग्रीन हाउस इन ए नर्सरी और एल्सवेयर, जैसे कि आपने देखा होगा कभी ग्रीन हाउस नर्सरीज में जो होता है ग्रीन हाउस। रिकॉल डैट द सन्स हीट इज अलाउड टू गेट इन बट इज नॉट अलाउड टू गेट आउट। उसमें क्या करते हैं कि जो सूरज की गर्मी है यानी सूरज की किरणों की जो गर्मी है वो सिर्फ अंदर आ सकती है, बाहर नहीं जा सकती, उसको ट्रैप कर लिया जाता है। द ट्रैप हीट वार्म द ग्रीन हाउस, जो ट्रैप होती है जो हीट ट्रैप करी है वो ग्रीन हाउस जो उसको गर्म कर देती है। द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय अर्थ एटमॉस्फेयर इज सिमिलर। ऐसे ही जो अर्थ ने जो रेडिएशन को ट्रैप किया हुआ है, ट्रैप करती है यानी उसको रिलीज नहीं कर पाती, एब्जॉर्ब कर लेती है, वो भी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिसको हम क्या कह देते हैं, दैट इज वाई इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसको क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, बिना इस प्रोसेस के जीवन संभव नहीं है। बट नाउ इट्स थ्रेटन लाइफ CO2 इज वन ऑफ द गैस रेस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्ट। बट आज के समय में जो CO2 है इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल हो गई है, इस इफेक्ट के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए CO2 बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल हो गई है। यू नो डैट CO2 इज वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ एयर, जैसे आप सभी जानते हैं CO2 एयर का ही एक कंपोनेंट होता है। यू हैव आल्सो स्टडीज। यहाँ पे दिया गया बट हाउ डज CO2 कंटेंट राइज इन द एटमॉस्फेयर बिकम एक्सेसिव, यानी जो CO2 है वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कैसे बढ़ा रही है एक्सेसिव अमाउंट में। तो बढ़ते हैं यहाँ से देखिए, यू हैव आल्सो स्टडी द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट, बट इफ देयर इज एक्सेस ऑफ CO2 इन द एयर इट एक्ट्स एज ए पोल्यूशन। आपने पढ़ा होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, प्लांट्स भी रिलीज करते हैं CO2। बट अगर ये एक्सेस अमाउंट में CO2 बढ़ जाए तो भी एक तरह से एयर पोल्यूशन के लिए, एयर पोल्यूटेंट के लिए काम करती है, यानी पोल्यूशन का काम करती है अगर CO2 क्वान्टिटी बढ़ जाए। कैन यू हेल्प पहले फाइंड आउट द आंसर टू हर क्वेश्चन। पहले ये क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। On the hand, one CO2 is continuously being released because of human activity। साथ ही साथ क्या हो रहा है कि जो CO2 है वो कंटिन्यूसली रिलीज हो रही है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू, यानी जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उससे भी CO2 बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही है। ऑन द अदर हैंड, एरिया अंडर फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग प्लांट। दूसरे हाथ यानी साथ साथ क्या हो रहा है कि जो
प्लांट्स है यानी जो फॉरेस्ट है वो भी डिक्रीज किए जा रहे हैं, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं, यानी उनकी कटाई हो रही है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। प्लांट यूटिलाइज CO2, जो प्लांट्स होते हैं CO2 यूज़ करते थे, अब जब प्लांट्स काटे जा रहे हैं तो CO2 का लेवल बढ़ता जा रहा है, CO2 यूज़ नहीं हो रही है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से CO2 यूज़ कर लेते थे प्लांट फॉर सिंथेसिस, देयर बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर। उससे क्या होता था, जो CO2 का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता था। भाई जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, और जब प्लांट्स को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, तो प्लांट्स नहीं रहे, तो CO2 नहीं ले पा रहे हैं, तो CO2 का लेवल बढ़ गया एटमॉस्फेयर में, जो कि पोल्यूशन की तरह काम कर रही है, क्योंकि हमने भी पढ़ा है कि एक अमाउंट से ज़्यादा CO2 बढ़ जाती है तो एज ए पोल्यूशन का काम करती है एटमॉस्फेयर। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ CO2, वही डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई करना है, यानी डिफॉरेस्टेशन क्या कर रहा है, CO2 के लेवल में इंक्रीज करने में सहायक कर रहा है, जिसकी वजह से CO2 का लेवल बढ़ता जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, यानी पेड़ों की कटाई की वजह से CO2 का लेवल बढ़ता जा रहा है इन द एयर, बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रीज विच कंज्यूम CO2 इज रिड्यूस, क्योंकि जो नंबर ऑफ पेड़ थे, जो पेड़ की क्वांटिटी थी वो कम हो गई है। ह्यूमन एक्टिविटीज थस कंट्रीब्यूट टू द एक्यूमुलेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर, ह्यूमन एक्टिविटीज भी इसमें योगदान देती है CO2 को बढ़ाने में। कैसे कैसे करती है, CO2 ट्रैप हीट डज नॉट अलाउ इट टू एस्केप इनटू स्पेस, जो CO2 होती है हमारी, जो CO2 होती है वो क्या करती है, वो हीट को ट्रैप कर लेती है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको वापस स्पेस में जाने नहीं देती। एज अ रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, क्या रिजल्ट होता है इसका, द एवरेज टेम्परेचर यानी जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, अर्थ एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीज, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। जो अर्थ का टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली बढ़ जाता है और उसको क्या कहते हैं, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ऐसा कहने का मतलब सिंपल से यह है कि जो हमारी CO2 गैस है, ठीक, CO2 गैस का लेवल बढ़ गया, बढ़ किस लिए गया, क्योंकि पेड़ों की कटाई हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है तो पेड़ CO2 यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, CO2 का लेवल बढ़ गया है, तो CO2 क्या करती है, वो हीट को एब्जॉर्ब करके रखती है, जो सूरज वगैरह से किरणें आती है, हीट आती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको बाहर जाने नहीं देती। अब CO2 एब्जॉर्ब कर रही है यानी CO2 अर्थ पे अवेलेबल है, तो यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जो कि CO2 की वजह से हो रही है। अदर गैसेज लाइक मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर आल्सो कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स दिस इफेक्ट। कुछ गैसेस और भी हैं जो कि इस तरह का काम करती हैं, जैसे मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड है, ये भी इस तरह का ही वर्क करते हैं, लाइक CO2 जैसे CO2 करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज, इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। तो आप बताइए ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है, CO2 और यहाँ पे रही हमारी एक मीथेन और ये एक नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीन गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देखिए, ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम ए मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ही मेजर मुद्दा बन गया है, यानी बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया गवर्नमेंट के लिए और वर्ल्ड वाइड में, यानी सारे संसार में। मैनी कंट्रीज हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। बहुत सी कंट्रीज इस चीज़ के लिए पेश आने की, जो धीरे धीरे ग्रीन हाउस गैसेज जो बढ़ती जा रही है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, उसको कैसे कम किया जाए। द क्योटो प्रोटोकॉल इज़ वन ऑफ सच एग्रीमेंट। क्योटो प्रोटोकॉल एक तरह का एग्रीमेंट है इस चीज़ के लिए। Bujo is surprised to hear that an increase in Earth temperature by even as little as 0.5 डिग्री सेल्सियस कैन हैव सच सीरियस इफेक्ट। बुजो जानने के लिए बहुत ही सरप्राइज है, अगर अर्थ का टेम्परेचर 0.5 डिग्री बढ़ता है क्या वो सीरियस इफेक्ट करता है 0.5 डिग्री सेल्सियस। पहले टेल्स हिम दैट शी हैड read in the newspaper recently that the Gangotri glacier in the Himalayas has started melting because of global warming। पहली बताती है कि अभी हाल ही में जो न्यूज़पेपर में उसने पढ़ा है कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है हिमालय में, वो पिघलना शुरू हो गया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग से, अभी बताया कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, यानी जो पहाड़ों में जो बर्फ़ जमी हुई है वो पिघलने स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पानी
की क्वांटिटी बढ़ जाती है और फ्लड वगैरह आती है। अब यहाँ पढ़ते हैं व्हाट कैन बी डन। व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है। व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। भाई एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देयर आर मैनी सक्सेस स्टोरीज इन अवर फाइट अगेंस्ट एयर पोल्यूशन। बहुत सारी इस तरह की स्टोरीज हैं एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए, बहुत जो कि सक्सेस भी हैं। तो फॉर एग्जांपल अ फ्यू ईयर एगो दिल्ली वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। कुछ समय पहले दिल्ली बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी थी वर्ल्ड में, यानी दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन था कुछ समय पहले। इट वाज बीइंग चोक्ड बाय फ्यूम्स रिलीज्ड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स। जो ऑटोमोबाइल से फ्यूम यानी धुआं निकलता है उससे बहुत ही बुरी तरीके से चॉक्ड हो गई थी, यानी कि वो हर जगह धुआं ही धुआं था, बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन हो गया था। ऑन डीजल की वजह से भी और पेट्रोल की वजह से। अ डिसीजन वाज टेकन टू स्विच टू फ्यूल लाइक CNG। क्या किया, जो ट्रांसपोर्ट थे, ये देखिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, उसने क्या किया, जो हमारे व्हीकल्स थे यानी ट्रांसपोर्ट थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उनको पेट्रोल और डीजल की जगह पर CNG और LPG से चलाना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए लिखा वर्ल्ड लार्जेस्ट इको फ्रेंडली CNG बस सर्विस। ये जो बस है ये पेट्रोल डीजल पे न चल के CNG पे चलती है, जो कि पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती। तो ये स्टेप दिल्ली ने लिया जो कि बहुत ही सक्सेस है। अनलीड पेट्रोल। दीज मेजर्स हैव रिजल्टेड इन क्लीनर एयर ऑफ द सिटी। ये रिजल्ट क्या करता है, क्या रिजल्ट मिला, जो एयर सिटी की एयर है वो क्लीन हो गई है। यू माइट नो सम ऑफ अदर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल जो आप जानते हो फ्रॉम योर एरिया रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए काफ़ी सारे इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप जानते हैं तो उनको शेयर करिए, शेयर दीज विद योर फ्रेंड्स। अगर आप उनको जानते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए कि एयर पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। Do you know about the Say No to Crackers campaign which was organized by children from many schools? This made a big difference to air pollution level around Diwali. आप जानते हैं कि दिवाली के समय एक कैंपेन चलाई जाती है, यानी एक अभियान चलाया जाता है जिसमें कहा जाता है नो क्रैकर्स, यानी पटाखे ना जलाएं। पटाखे जलाने से भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि उससे भी काफ़ी तरह की हार्मफुल गैसेज निकलती हैं। दिवाली के समय हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए, अगर जलाते हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में चलाने चाहिए, क्योंकि वो हमारे वातावरण को इफ़ेक्ट करते हैं। द क्वालिटी ऑफ एयर एट वेरियस लोकेशन इज मॉनिटर्ड रेगुलरली बाय गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज। जो एयर की क्वालिटी है वो अलग अलग लोकेशन पे मॉनिटर की जाती है, यानी निगाह यानी नज़र में रखी जाती है, इसको नोटिस किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, यानी जो अदर एजेंसीज होती है और गवर्नमेंट होती है उसके थ्रू उसको बार बार मॉनिटर किया जाता है अलग अलग जगह पे कि आज के दिन एयर की क्वालिटी कैसी है, कितना इसमें पोल्यूशन है, कितनी वो साफ़ है। वी कैन यूज़ दिस डाटा टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट एयर पोल्यूशन अमंग फ्रेंड एंड नेबर्स। उस डाटा को देखकर हम अपने दोस्तों और दोस्तों के साथ अवेयरनेस करते हैं, उनको बताते हैं, उनको जागरूक करते हैं कि आज इतना टेम्परेचर, इतना पोल्यूशन है एयर में, तो आज की हवा इतनी गंदी है, तो मास्क यूज़ करिए, इस तरह का बचाव करिए, क्योंकि आज की हवा बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड है। ये सब हम इस डाटा को देखकर बताते हैं। देयर इज़ ए नीड टू स्विच ओवर टू अल्टरनेटिव फ्यूल्स इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो हम फ्यूल्स यूज़ करते हैं उन स्विच करने की ज़रूरत है, यानी उनकी जगह हम दूसरे फ्यूल्स यूज़ करने चाहिए जो कि पोल्यूशन नहीं करते। फॉर अवर एनर्जी रिक्वायरमेंट, अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। दिस कुड बी क्या हो सकते हैं, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड विंड एनर्जी। अब देखिए सोलर एनर्जी यानी जो धूप से बिजली बनाता है उससे हमें कोई पोल्यूशन नहीं होता। हाइड्रो पावर प्लांट यानी जो वाटर से बिजली क्रिएट करते हैं उससे कोई हमें पोल्यूशन नहीं होता। विंड एनर्जी यानी हवा से जो हम एनर्जी लेते हैं या बिजली बनाते हैं उससे हमें कोई पोल्यूशन नहीं करता। तो हमें जो पोल्यूटेंट्स, जो हमारे फ्यूल्स हैं पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, उनकी जगह में इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, इनके साथ स्विच करना चाहिए। अब देखते हैं एक्टिविटी 18.4 में क्या कहा है। यू हैव वेरियस ऑप्शन ऑफ कम्यूटेटिंग टू योर स्कूल सच एज वॉकिंग। आप स्कूल जाने के लिए कई तरह के रास्ते उपयोग कर सकते हैं, कई तरह के ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप पैदल जा सकते हैं वॉकिंग करके, गोइंग बाय बाइसिकल यानी साइकिल से जा सकते हैं,
ट्रैवलिंग बाय बस से जा सकते हैं, और अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं। यूजिंग अ कार इंडिविजुअली, ट्रैवलिंग बाय कार पूल, डिस्कस इन योर क्लास द इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑफ दीज ऑप्शन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एयर। इन सब ऑप्शंस के बारे में अपनी क्लास में डिस्कस करिए कि इससे क्या क्या बेनिफिट होगा एयर क्वालिटी पर, यानी एयर की क्वालिटी पर। स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑन आवर पार्ट कैन वी मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट। हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन इन्वायरमेंट में बहुत ही बढ़िया यानी बहुत ही लाभदायक इफेक्ट करेगा। वी कैन प्लांट ट्रीज एंड नेचर द वन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेबरहुड। हम अपने नेचर में बहुत सारे प्लांट लगा सकते हैं जो कि ऑलरेडी नेबर एंड पड़ोस में लगाए हुए भी हैं, उनको देखकर हम और प्लांट लगा सकते हैं। डू यू नो अबाउट वन महोत्सव? क्या आप वन महोत्सव के बारे में जानते हैं? वन महोत्सव यानी प्लांट्स रिलेटेड एक तरह का फेस्टिवल है। व्हेन लाख्स ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड इन जुलाई इन एवरी ईयर, जिसमें हर साल जुलाई के महीने में कम से कम लाख प्लांट लगाए जाते हैं। जैसे ये बच्चे देखिए प्लांट लगा रहे हैं, चिल्ड्रन प्लांटिंग, इसमें फील्ड में आप बच्चे पौधे लगा रहे हैं। तो हम यानी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, जिससे ये फॉरेस्टिंग हो, जिसको ये फॉरेस्टिंग कहा जाता है। फॉरेस्टिंग मतलब प्लांटिंग मोर एंड मोर प्लांट्स। बोजो एंड पहली वन हैपन टू गो टू एन एरिया वेयर सम पीपल वर बर्निंग ड्राई लीव्स। बोजो और पहले ने एक जगह देखा, क्या एक जगह पे क्या हुआ, ऐसा कुछ हुआ जहाँ पर कुछ लोग यानी सूखी पत्तियों को जला रहे थे। दे स्टार्टेड काफिंग, उन्होंने खांसना स्टार्ट कर दिया। बिकॉज द एंटायर एरिया वाज फुल ऑफ स्मोक, ये सारा जो एरिया था वो स्मोक यानी धुएं से भर चुका था। पहले थॉट इट वुड बी ए बेटर ऑप्शन टू पुट देम इन ए कंपोस्ट पिट रेदर देन बर्निंग। व्हाट डू यू थिंक? उसने सोचा कि इनको जलाने की जगह एक कंपोस्ट यानी एक पिट में रख, एक गड्ढे में इनको रख देना चाहिए जलाने की वजह। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सोचिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 18.6 में जो दिया गया वाटर पोल्यूशन। अभी हमने पढ़ा था एयर पोल्यूशन के बारे में, हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन क्या होता है, यानी पानी का प्रदूषण, यानी पानी से प्रदूषण क्या होता है, पानी में कैसे प्रदूषण होता है। वाटर पोल्यूशन इन क्लास 7th यू हैव लर्न दैट वाटर इज ए प्रीशियस रिसोर्स। आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि पानी बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है। दे थिंक एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटीज़ इन विच वी नीड वाटर। बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं यहाँ पे, ये 18.2 में जो दी गई हैं, टैप वाटर, पॉन्ड वाटर, रिवर वाटर, इधर। ठीक है, इनके बारे में सोचिएगा। इन विच वी नीड वाटर, जिनमें हमें पानी की आवश्यकता होती है। वी शो दैट वाटर इज बिकमिंग सिक्योर ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। सिक्योर इज स्केयर्स, इट्स स्केयर। We saw that water is becoming scarce due to increasing population, industries and agriculture activities। क्या है कि जो पानी है एक तरह से खतरे में ही है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, तो ये भी एक डरावनी बात है, स्केयर थिंग है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं, एग्रीकल्चर यानी खेतों में जो एक्टिविटीज होती है उसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ रही है। यू हैव ऑल्सो स्टडी हाउ वाटर बिकम डर्टी। आपने पढ़ा है कि पानी कैसे गंदा होता है, पानी कैसे प्रदूषित होता जा रहा है। आफ्टर वी यूज़ इट फॉर वॉशिंग क्लॉथ, जैसे हम कपड़े को धोते हैं उसके बाद भी पानी गंदा हो जाता है। बाथिंग, नहाते हैं, नहाने के बाद वाटर गंदा होता है जो हम नाली में छोड़ देते हैं, एक्सेट्रा। इन सबसे पानी गंदा होता है और इन सबसे पानी गंदा होता जा रहा है। दिस मीन्स डैट वी आर एडिंग सम मटेरियल टू द वाटर। इसका मतलब क्या है कि हम जो नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, उससे हम क्या कर रहे हैं, जो कुछ मटेरियल्स है, गंदे पोल्यूटेंट्स होते हैं, हम वाटर में ऐड कर रहे हैं। विच स्पॉइल इट्स क्वालिटी, जो एंड चेंज इट स्मेल एंड कलर, जिससे क्या होता है कि पानी की क्वालिटी डाउन हो जाती है, चेंज हो जाती है, और उसमें स्मेल हो जाती है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है हमारे नहाने धोने से या डेली एक्टिविटीज़ करने से या कपड़े वगैरह धोने से। Whenever harmful substances such as sewage, toxic chemicals, slate, etc. get mixed with water, the water become polluted। तो जब हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि सीवेज यानी गंदा पानी नालियों का होता है या किसी फैक्ट्री से निकला गंदा पानी होता है, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वे सब जब पानी के साथ मिक्स कर दिए जाते हैं, पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो क्या होता है, पानी
पोल्यूटेड हो जाता है। द सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। तो जो सब्सटेंसेस पोल्यूट करते हैं पानी को आर कॉल्ड वाटर पोल्यूटेंट्स, उनको वाटर पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। जो सब्सटेंसेस पानी को पोल्यूट करते हैं यानी पानी को गंदा करते हैं उनको वाटर पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक्टिविटी दी गई 18.5 में क्या कहा गया है, ट्राई टू कलेक्ट सैंपल ऑफ वाटर फ्रॉम ए टैप, यानी टैप से यानी जो घर में टंकी होती है उससे पानी कलेक्ट करिए, पॉन्ड से पानी कलेक्ट करिए, तालाब से रिवर से पानी कलेक्ट करिए, वेल एंड लेक इन सब से पानी कलेक्ट करिए। ओवर ईच इंटू सेपरेट ग्लास, सबको अलग अलग सेपरेट ग्लास या कंटेनर में रख दीजिए। कंपेयर दीज फॉर स्मेल एसिडिटी एंड करे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। क्या कहा, अलग अलग जगह से पानी लीजिए, टैप वाटर लीजिए, पॉन्ड यानी पॉन्ड का पानी लीजिए, रिवर का लीजिए, वाटर वेल का लीजिए, लेक का लीजिए, इनको अलग अलग पॉन्ड में रख दीजिए और फिर स्मेल चेक करिए सभी की टैप वाटर से कैसी स्मेल आती है, वो कितना एसिड है उसमें, कैसा उसका कलर है, फिर पॉन्ड वाटर में स्मेल कैसी आती है, उसकी एसिडिटी कैसी है, उसमें कलर कैसा है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड, यानी पानी कैसे पोल्यूटेड होता है। इसमें केस स्टडी करते हैं हम। गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर इन इंडिया। गंगा जो है वो बहुत ही फेमस रिवर है भारत में, ये भारत की बहुत फेमस रिवर है गंगा। इट सस्टेन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन। मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन इट ऑफ देयर डेली नीड्स एंड लेहुड, यानी ये बहुत ही पॉपुलर रिवर है भारत की जिस पर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड करती है अपनी बेसिक नीड को कंप्लीट करने के लिए, यानी ज़्यादा से अधिक ज़्यादा पानी जितना भी इसका है वो यूज़ किया जाता है गंगा रिवर का। यहाँ से निकलती है गोमती, इसका मैप दिखा गया है कहाँ से निकली है गोमुख, ये यहाँ से हरिद्वार, न्यू दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में होते हुए बिहार और वेस्ट बंगाल और ये बांग्लादेश और ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे गिर जाती है। कोर्स ऑफ द रिवर ऑफ गंगा, ये पूरा रिवर गंगा का मैप दिखाया गया है कहाँ से निकलती है और कहाँ पे आके गिरती है। हाउएवर रिसेंटली a study by the World Wide Fund of Nature यानी WWF के अकॉर्डिंग found that Ganga is one of the 10 most endangered river in the world। मतलब कि जो WWF है वर्ल्ड वाइड फंड, तो यानी जो 10 मोस्ट रिवर्स है उनमें से गंगा है जो कि एंडेंजर्ड मतलब एक तरीके से खतरे में है वर्ल्ड में। द पोल्यूशन लेवल हैव बीन राइजिंग फॉर मैनी ईयर्स, यानी जो पोल्यूशन लेवल है गंगा रिवर का वो बढ़ता जा रहा है पिछले कई सालों से। वी हैव रीच्ड दिस स्टेज बिकॉज द टाउन्स एंड सिटीज थ्रू विच द रिवर फ्लो through a large quantity of garbage, untreated sewage, dead bodies and many other harmful things directly into the river। तो क्या कहा है, जो रिवर है ये काफ़ी सारे टाउन्स, विलेज और सिटी से, विलेज से तो नहीं लेकिन टाउन और सिटी से होकर गुजरती है, जिसकी वजह से क्या है कि जो गार्बेज है, कूड़ा कचरा, जो सीवेज है, वो सारा पानी, डेड बॉडीज़ जो हैं, जो हार्मफुल थिंग्स हैं और डायरेक्टली रिवर में थ्रो की जा रही है, यानी डायरेक्टली रिवर में फेंकी जा रही है। इनफैक्ट द रिवर इज डेड, जो एक तरह से जो रिवर है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, मरती जा रही है, यानी बहुत ही प्रदूषित होती जा रही है। एट मैनी प्लेसेस वेयर द पोल्यूशन लेवल आर आल्सो सो हाई द एक्वेटिक लाइफ कैन नॉट सर्वाइव। कुछ जगहों पर जो रिवर का पोल्यूशन का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है यानी जो पानी में रहने वाले जीव जंतु है वे कैन नॉट सर्वाइव, यानी वे सर्वाइव नहीं कर सकते, यानी जी नहीं पा रहे हैं पोल्यूशन होने की वजह से। एन एम्बिटियस प्लान टू सेव द रिवर कॉल्ड द गंगा एक्शन प्लान, एक प्लान चलाया गया जिसका नाम गंगा एक्शन प्लान रखा था, जो कि वाज लॉन्च इन 1985, जो कि 1985 में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम एक प्लान लॉन्च किया था जिसका नाम गंगा एक्शन प्लान था। उसका एम क्या था, उसका लक्ष्य क्या था, टू रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल इन द रिवर, जो रिवर है उसके अंदर जो पोल्यूशन है उसका लेवल डाउन करना उसका एम था, यानी उसका लेवल
डाउन करना है जो पोल्यूशन हो रहा है रिवर के अंदर। हाउएवर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव ऑलरेडी डैमेज दिस माइटली रिवर बियॉन्ड रिपेयर। जबकि जो इंडस्ट्रीज हैं वो इस रिवर को इतना ज़्यादा पोल्यूशन या इतना ज़्यादा पोल्यूट कर सकते हैं जिसको रिपेयर करना बहुत ही कठिन है, या रिपेयर करना एक तरीके से यानी पोल्यूशन फ्री करना बहुत ही काफ़ी टफ काम है। लेट अस टेक ए स्पेसिफिक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन द गंगा एट कानपुर इन उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश कानपुर में जो दिखाया गया है गंगा की सिचुएशन दिखाई गई है इस पिक में। हैज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेच ऑफ द रिवर, जो कि कानपुर में से निकलती हुई रिवर है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। उसकी एक फ़ोटो दिखाई गई है रिवर की। कानपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन्स। कानपुर जो है बहुत ही पॉपुलर टाउन है यूपी में। कैन बी सीन बाथिंग वॉशिंग क्लॉथ्स। ये देखिए, पहले आपको फ़ोटो दिखाते हैं। फ़ोटो दिखाई गई है और लेफ्ट साइड में कानपुर की गंगा की, जो कितनी पॉल्यूटेड है लिखा है अब पॉल्यूटेड स्ट्रेच ऑफ द रिवर गंगा। इसके अंदर से जो पोल्यूशन है वो भी खींचा जा रहा है बाहर। जो गाँव के लोग हैं यानी रिवर को साफ करने का काम कर रहे हैं, पोल्यूशन को निकालने, गार्बेज को निकालते हैं। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। वॉशिंग क्लॉथ्स एंड डिफेक्टिंग इन द रिवर दे आल्सो थ्रो गार्बेज। जो कि यहाँ पर रहने वाले लोग हैं गार्बेज थ्रो करते हैं। फ्लावर्स, आइडियल्स ऑफ गुड्स एंड गुडनेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग्स इनटू द रिवर। जो मूर्तियाँ वगैरह होती हैं वो सब, जो पॉलीथीन के बैग होते हैं वो सभी नदी में फेंके जाते हैं, रिवर में फेंके जा रहे हैं, जो कानपुर से गुजर रही है। तो उसकी इमेज दिखाई गई है। एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ कंपेरेटिवली स्मॉल एंड द फ्लो ऑफ द रिवर इज़ वेरी स्लो। जो कानपुर में जो बह रही है ये गंगा, वहाँ पे जो उसका पानी का लेवल है वो बहुत ही कम है और बहुत ही स्लो बह रहा है प्रदूषण की वजह से। इन एडिशन कानपुर हैज़ मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज़। भाई कानपुर में कम से कम 5000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। दीज इंक्लूड्स फर्टिलाइजर्स, जो कि फर्टिलाइजर्स की हैं, डिटर्जेंट की हैं, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्रीज़। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है? फर्टिलाइजर की है, डिटर्जेंट की है, लेदर की है और पेंट की इंडस्ट्रीज है कानपुर में, जो कि 5000 से ज़्यादा है। 5000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज है जो कि बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट करती है रिवर पर। दीज इंडस्ट्रियल यूनिट्स डिस्चार्ज टॉक्सिक केमिकल वेस्ट इनटू द रिवर। ये जो इंडस्ट्रीज है ये टॉक्सिक यानी जो टॉक्सिक बोलते हैं, जो हार्मफुल होते हैं, टॉक्सिक केमिकल जो वेस्ट है उसको डायरेक्ट रिवर में डिस्चार्ज करते हैं। डिस्चार्ज में छोड़ना है, डायरेक्ट रिवर में उसको छोड़ दिया जाता है। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन थिंक ऑफ द आंसर ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। इस बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन ऑफ रिवर। रिवर के पोल्यूशन के लिए कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू रिस्टोर द रिवर गंगा टू इट्स पास्ट ग्लोरी। चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्या क्या फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है रिवर को गंदा करने के लिए। सबसे पहला फैक्टर हमारा क्या है कि जो हमारे इंडस्ट्रीज से पोल्यूशन निकलता है वो डायरेक्ट गंगा में या नहर नदियों में छोड़ दिया जाता है। पहला फैक्टर तो यही है। दूसरा फैक्टर क्या है कि जो आसपास के पीपल लोग हैं टाउन के जो रहते हैं वहाँ पे डायरेक्ट कार्बन अपना उसके अंदर थ्रो कर देते हैं, कूड़ा कचरा सब कुछ उसके अंदर थ्रो कर देते हैं। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स के मतलब जो खेतों से नहीं, मतलब जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज से निकलता है किसी तरह का वेस्ट, वो भी डायरेक्ट रिवर में छोड़ दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है रिवर के मेन फैक्टर है जो कि रिवर को पोल्यूशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिस्टोर द रिवर गंगा टू इट्स पास्ट ग्लोरी। क्या क्या स्टेप हमें लेने चाहिए जिससे गंगा जैसे पहले थी एकदम प्योर शुद्ध पानी था वो कैसे आ जाए। तो हमें क्या स्टेप कर लेने चाहिए। एक तो स्टेप हमें ये लेना चाहिए, जो गार्बेज थ्रो करते हैं वो गार्बेज नहीं डालना चाहिए, पॉलीथीन्स वगैरह नहीं डालनी चाहिए रिवर में। जो इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट रिलीज़ करती है उनको पहले उसको ट्रीट करना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए उसका, यानी शुद्ध करना चाहिए जितने लेवल तक उसको प्योरीफाई कर सके। उसके बाद उसको गंगा या रिवर में जो भी रिवर है वहाँ पे गुजर रही है उसके अंदर छोड़ा जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एक्सेट्रा अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द रिवर। जो हम डिस्पोजल यानी हम जो गार्बेज डिस्चार्ज करते हैं रिवर में वो कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करते हैं। जो यानी मछलियाँ वगैरह होती हैं वे अपने भी सांस लेती हैं, लेकिन वे वाटर से ही सांस लेती हैं, वे एयर नहीं लेती। तो जैसे हमने गंगा या रिवर में जिसी तरह हमने गार्बेज डाल दिया तो गार्बेज होने की वजह से
डिफरेंट टाइप से केमिकल वाटर में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो उनको बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट करते हैं, जो कि पानी में रह रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिक जो वाटर के अंदर रह रहे हैं। मैनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम कॉजिंग द पोल्यूशन ऑफ वाटर। ये बताया गया है जो बहुत सी इंडस्ट्रीज है वो अपना केमिकल जो है, इंडस्ट्री से निकलने वाला केमिकल है, किसी तरह का वेस्ट है, वो डायरेक्ट रिवर्स में छोड़ दिया जाता है जो कि वाटर को पोल्यूशन करती है। फिगर नंबर 18.9 में दिखाया गया है ये वाला सॉरी। इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज इनटू द रिवर। देखिए रिवर का गंदा पानी कितना गंदा हो चुका है, एकदम गाढ़ा काला हो चुका है। एग्जाम्पल आर ऑयल रिफाइनरीज, कौन कौन सी फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्री होती है, जैसे ऑयल रिफाइनरीज हुई, पेपर फैक्ट्रीज हुई, टेक्सटाइल एंड शुगर मिल। शुगर मिल से बहुत ही गंदगी निकलती है जो कि डायरेक्ट रिवर में थ्रो कर दी जाती है। एंड केमिकल फैक्ट्रीज, और केमिकल फैक्ट्रीज जहाँ पे केमिकल बनते हैं। दीज इंडस्ट्रीज कोज केमिकल कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये जो इंडस्ट्रीज जो वाटर में इन्वॉल्व करते हैं केमिकल, यानी जो है वाटर को दूषित करने का काम करते हैं, जो इंडस्ट्रीज से केमिकल निकलते हैं। द केमिकल्स रिलीज इंक्लूड, जो केमिकल्स निकलते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है, आर्सेनिक, लेड एंड फ्लोराइड्स। ये जो केमिकल्स निकलते हैं उसके अंदर आर्सेनिक होता है, लेड एंड फ्लोराइड्स होता है, जो कि हार्मफुल केमिकल है। विच लीड टू टॉक्सिसिटी, जो टॉक्सिसिटी करते हैं इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में पॉइजनस करते हैं जो ये केमिकल्स निकलते हैं इंडस्ट्री से। देयर आर रेगुलेशन टू प्रिवेंट दिस। इंडस्ट्रीज आर सपोज टू ट्रीट द वेस्ट प्रोड्यूस बिफोर डिस्चार्ज इट इनटू द वाटर। तो इसके लिए क्या प्रिकॉशन की जाती है कि रेगुलेशन प्रिवेंट करना चाहिए, जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है उसको ट्रीट करना चाहिए। ट्रीट का मतलब होता है कि उसको एक तरीके से प्योरीफाई किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर जितना केमिकल है उसको अलग निकाल लिया जाए, तब उस वाटर को रिवर में डिस्चार्ज किया जाए। बट क्वाइट ऑफन द रूल आर नॉट फॉलोड। लेकिन क्या होता है कि ये रूल कहीं ना कहीं फॉलो नहीं किया जाता। बहुत सी इंडस्ट्रीज इस रूल को फॉलो नहीं करती है, बिना वाटर को ट्रीटमेंट किए ऐसे ही उसको रिवर में डिस्चार्ज कर देते हैं। द सोइल इज आल्सो अफेक्टेड बाय इम्प्योर वाटर। जो सोइल यानी मिट्टी है वो भी अफेक्ट होती है इम्प्योर वाटर से, गंदे पानी से वो भी अफेक्ट होती है। कोज चेंजेस इन एसिडिटी, ग्रोथ ऑफ वर्म्स, जो कि क्या करती है, एसिडिटी बनाती है मिट्टी के अंदर, और कई प्रकार के कीड़े भी पहुंच जाते हैं गंदे पानी से। वी हैव लर्न इन चैप्टर फर्स्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड वेडिसाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पेस्टिसाइड्स और वेडिसाइड्स की के लिए क्या क्या प्रोटेक्शन होती है, क्या क्या प्रोटेक्शन की जाती है क्रॉप्स को बचाने के लिए। However, all these chemicals dissolve in water and are waste into water bodies from the field. They also seep into the ground or to pollute the groundwater. तो क्या किया जाता है कि डायरेक्ट जो गंदगी यानी जो गंदा पानी है ये वाला सारा, ये डायरेक्ट ग्राउंड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल भी हमारा प्योर प्रदूषित हो जाता है। जितना भी पानी गंदा पानी है जो हमारी धरती एब्जॉर्ब कर लेके हम कहीं क्रॉप्स वगैरह में देते हैं, जितना वाटर हमारा अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, उससे हमारा जो ग्राउंड लेवल है पानी का, जो पीने वाला पानी हम पीते हैं, तो वो भी प्रदूषित हो जाता है। हैव यू सीन पॉन्ड्स विच लुक ग्रीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ एल्गे ग्रोइंग इन देम। आपने देखा होगा बहुत से जो पॉन्ड्स होते हैं में ग्रीन दिखाई देते हैं, क्योंकि उन पर अलॉट ऑफ यानी बहुत सारी एल्गे, एक तरीके बैक्टीरिया या ये ग्रो कर जाती है। दिस इज कोज बाय द एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स। ये किस वजह से होता है कि ज़्यादा मात्रा में केमिकल्स का वहाँ पे होना, उस वजह से क्या होता है वो एल्गे उग जाती है। विच गेट वॉश्ड फ्रॉम द फील्ड, दीज एक्ट एज न्यूट्रिशन फॉर एल्गे टू फ्लोरिश। जो कि फील्ड से एल्गे जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे ग्रो हो जाती है, क्योंकि जो केमिकल्स वगैरह होते हैं वो न्यूट्रिशन का काम करते हैं काई के लिए, इसको हम काई बोलते हैं एल्गे के लिए, उसके लिए न्यूट्रिशन का काम करते हैं, जो कि वहाँ पे ग्रो हो जाती है, जो कि पॉन्ड्स की चारों तरफ ग्रो हो जाती है और हार्मफुल भी होती है। वंस दिस एल्गे डाई दे सर्व एज फूड फॉर डिकम्पोजर लाइक बैक्टीरिया। जब ये एल्गे मर जाती है, एल्गे यानी जो प्लांट्स एक तरह का ये सूख जाता है, काई सूख जाती है, ये फूड का काम करती है डिकम्पोजर्स के लिए, लाइक बैक्टीरिया के लिए। अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी गेट यूज्ड अप। जो पानी के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो सारी ऑक्सीजन यूज़ कर ली जाती है इस एल्गे के द्वारा। दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल विच मे किल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म।
क्या होता है कि जो एल्गे वगैरह उसके चारों तरफ उग रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जितनी भी पानी के अंदर होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और पानी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। वाटर में ऑक्सीजन होती है ना, H2O होता है हमारा, तो वाटर भी ऑक्सीजन होती है। तो जो एक्वाटिक लाइफ है यानी जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी एक तरीके से डेथ हो जाती है ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से, क्योंकि सारा ऑक्सीजन लेवल किसने एब्जॉर्ब कर लिया, एल्गे वगैरह ने या बैक्टीरिया वगैरह ने एब्जॉर्ब कर लिया। फूड वेस्टेज, डिटर्जेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा, ठीक है, ये सभी जो होते हैं वे डेड हो जाते हैं। कैन ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड बाय सीवेज, जो ग्राउंड वाटर है वो सीवेज के थ्रू पोल्यूटेड हो सकता है, हाउ हो सकता है। वाटर कंटेमिनेटेड विद सीवेज में कंटेन बैक्टीरिया, जो वाटर है पोल्यूशन वाटर है उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, वायरसेस होते हैं, फंगई होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं, विच कोज डिसीज, जो कि डिसीज कर देते हैं, लाइक कोलोरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस। जो हमारे पॉन्ड के अंदर वाटर आता है या फिर जो सीवेज के थ्रू जो पानी आ जाता है उससे क्या क्या होते हैं, उसमें सब चीज़ें होती हैं जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगई, और इन सब से क्या होता है डिसीज़ प्रोड्यूस होती है जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फेसेस ऑफ मैमल्स आर इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर। जो बैक्टीरिया यानी जो मैमल्स होते हैं जो कि अपना वेस्ट करते हैं किसी भी तरह का, वो सब क्या करते हैं, इंडिकेटर हैं क्वालिटी ऑफ वाटर के। उससे भी क्या है, पानी गंदा हो जाता है मैमल्स वगैरह के वेस्ट वगैरह से, ठीक है। इफ़ वाटर हैज़ दिस बैक्टीरिया, अगर पानी में सब बैक्टीरिया होंगे यानी जो मैमल्स के वेस्ट से निकले हुए हैं किसी तरह के, इट मीन्स डैट इट हैज़ बीन कंटेमिनेटेड बाय फेशियल मैटर, यानी जो कि फेकल मैटर से वेस्ट हुआ है, वाटर जो है पोल्यूटेड हुआ है। इफ सच वाटर इज यूज्ड बाय अस इट कैन कॉज वेरियस इन्फेक्शन, अगर ये वाटर हमारे थ्रू यूज़ कर जाए यह किसी के कई प्रकार के वेरियस इन्फेक्शन कर सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे एक तरह से जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, मैमल्स होते हैं, यानी स्तनधारी जो मैमल्स होते हैं वे वेस्ट करते हैं किसी तरह का पानी के अंदर, तो उससे क्या होता है कि पानी गंदा हो जाता है, और उस पानी को अगर हम यूज़ कर लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए, पीने के लिए, अपने कोई एक्टिविटी के लिए, तो हम भी उससे इन्फेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हॉट वाटर कैन आल्सो बी पोल्यूटेंट, हॉट वाटर भी एक तरह से पोल्यूटेंट का काम करता है। दिस इज़ यूजली वाटर फ्रॉम पावर प्लांट, जो है वाटर जो ज़्यादातर पावर प्लांट और इंडस्ट्री से निकलता है, यानी गर्म पानी जो पावर प्लांट और इंडस्ट्री से निकलता है, ये भी एक तरह का पोल्यूटेंट का काम करता है। इट इज़ रिलीज इनटू द रिवर, यह रिवर में छोड़ दिया जाता है। इट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी, यानी जो पानी है उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है, यानी हमने गर्म पानी रिवर में छोड़ा तो रिवर का जो पानी है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि जो टेम्परेचर जो वाटर इंडस्ट्री से छोड़ा जाता है उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही गर्म होता है। एडवर्सली अफेक्ट द एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन इट, ये जो गर्म पानी छोड़ दिया जाता है जिसकी वजह से वाटर बॉडी यानी जो पानी है तालाब, रिवर वगैरह में भी गर्म हो जाती है, उनका पानी भी गर्म हो जाता है, तो उसके अंदर जो प्लांट और एनिमल्स हैं उनको भी इफेक्ट पड़ता है, में भी उनकी लिविंग लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ता है बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी से। नेक्स्ट पॉइंट 18.8 नंबर पे, व्हाट इज़ पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज़ वाटर प्योरीफाइड। पोर्टेबल वाटर क्या होता है, उसे कैसे प्योरीफाई किया जाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पोर्टेबल वाटर से पहले की एक्टिविटी गई है, एक्टिविटी 18.7 इसमें पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया गया है, लेट अस कंस्ट्रक्ट ए वाटर फिल्टर विद सिंपल एवरीडे मटेरियल्स। एक हम वाटर फिल्टर बनाते हैं जो रोज के मटेरियल्स पड़े होते हैं हमारे घर में, उनको यूज़ करके। टेक ए प्लास्टिक बोतल एंड कट इनटू हाफ्स एट द सेंटर, एक प्लास्टिक बोतल ले लिया, उसको हाफ में काट लिया सेंटर से। यूज़ द अपर हाफ एज ए फनल, जो ऊपर का हाफ है उसको हमने फनल के लिए यूज़ करा एज ए फनल, जिसमें हम वाटर को इनपुट करेंगे। बाय पुटिंग इट अपसाइड डाउन इन द लोअर half, make a layer in it with paper, napkin or a fine cloth, forward by cotton, sand and then grave. Now pour the dirty water through the filter and observe the filter water। तो क्या कैसे नहीं, जो ऊपर वाला पोर्शन था उस टाइप का फनल टाइप का, उसमें क्या किया, उसमें एक नैपकिन लगा दिया अंदर की तरफ, उसमें क्या डाला, उसके अंदर कुछ मिट्टी, सैंड और इस तरह के मटेरियल डाल के उसमें ऊपर से क्या करा, गंदा पानी डाला। जैसे गंदा पानी डाला वो तो वो नीचे वाले पोर्शन से फिल्टर होके निकला, उसके अंदर से जो पानी के अंदर जो गंदगी थी वो सारी की सारी
ऊपर जमा हो गई। आप इसको ऑब्जर्व करके देखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन अमंगस्ट योर सेल्फ एंड विद योर टीचर। चलिए क्वेश्चन हम अपने आप से पूछते हैं, अपने टीचर के साथ शेयर करते हैं। व्हाई डू वी नीड ए फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। हमें पानी को फिल्टर करने की जरूरत है पीने से पहले। वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम। आप अपना पीने का पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं, कहाँ से मिलता है। व्हाट विल हैपन इफ़ वी ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर। क्या होगा अगर हम गंदा पानी पी लें। तो इसके बारे में आप खुद सोचिएगा। मैंने काफ़ी कुछ बता दिया चैप्टर में, तो आप इनका आंसर जनरली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए शायद यहाँ पे इसके बारे में बताया गया होगा, पढ़ते हैं। Bujo is very upset. He tells Paheli that he drank water which looked clear and was without any smell, but still he feels sick. Bujo जो थी, Bujo बहुत ही अपसेट था। उसने पहली से कहा कि उसने पानी पिया है, वे चीज़ यानी जो कि बिल्कुल साफ़ था देखने में, उसमें कोई स्मेल नहीं थी, बट स्टिल ही फील सिक। लेकिन वो अभी भी बीमार, सिक माने की तरह से बीमार या थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रही है, यानी इसकी हेल्थ अच्छी नहीं है। जबकि उसने पानी जो पिया है बिल्कुल साफ़ था, क्लियर था और उसमें कोई स्मेल भी नहीं थी। तो पहली ने उसको बताया, पहली एक्सप्लेन डैट वाटर विच लुक्स क्लीन मे स्टिल हैव डिसीज। जो पानी आपको साफ दिखाई दे रहा है उसमें कई तरह की डिसीज़ हो सकती हैं। कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। डिजोल्व इम्प्योरिटीज़, उसके अंदर काफ़ी तरह की इम्प्योरिटीज़ भी डिजोल्व हो सकती हैं। जरूरी नहीं है जो पानी साफ दिखाई दे रहा है वो शुद्ध ही हो। सो इट इज़ इसेंशियल टू प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। इसलिए ज़रूरी है कि जो पानी हमको पीना है उसको पहले प्योरीफाई कर लिया जाए। फॉर एग्जांपल बाय बॉइलिंग, सिंपल सा एग्जांपल है, उसको बॉईल कर ले पानी को, तो उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है सारी डेड हो जाएंगी। वाटर विच इज़ सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। ठीक है, पोर्टेबल वाटर का मतलब समझ आएगा। जो पानी पीने के लायक होता है, जो पानी पीने के सुटेबल होता है पीने के लिए, उसको हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। पीने के लिए पानी सुटेबल क्या होता है, जो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, डिसीज ना हो, किसी तरीके के अंदर इम्प्योरिटीज ना हो, बिल्कुल प्योर वाटर जो होता है पीने के लिए, उसको पोर्टेबल वाटर कहते हैं। यू हैव सीन हाउ वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेल्प टू क्लीन द वाटर बिफोर डिस्चार्ज इट इनटू वाटर बॉडीज। ठीक है, जो पावर प्लांट्स होते हैं उसमें कई तरह के फिजिकल केमिकल प्रोसेस की जाती हैं सीवेज वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए। बिफोर यानी डिस्चार्ज करने से पहले इनटू वाटर बॉडीज़, वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज करने से पहले उसको कई तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। वाटर बॉडीज़ में आपके रिवर्स भी हो सकती है, पॉन्ड्स भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा सब चीज़ें हो सकती हैं। सिमिलरली म्यूनसिपल बॉडीज़ ट्रीट द वाटर बिफोर सप्लाई इट्स टू हाउस होल्ड। जो म्यूनसिपल बॉडीज़ होती हैं यानी जो हमारे घरों में पानी की सप्लाई करती हैं, वे भी वाटर को पहले ट्रीटमेंट करती हैं हाउस में यानी घरों में सप्लाई करने से पहले। अब ट्रीटमेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं, कुछ क्या बोलते हैं केमिकल्स भी आते हैं जो ह्यूमन्स के लिए हार्मफुल नहीं होते, लेकिन वो पानी में रहने वाले जो कीटाणु होते हैं उनके लिए हार्मफुल होते हैं, डेड हो जाते हैं, उससे वाटर को ट्रीटमेंट किया जाता है। डू यू नोट 25% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। वर्ल्ड की कम से कम 25% सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं पीती, जो कि सेफ नहीं है। ठीक है, लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। देखते हैं कि जो वाटर को कैसे सेफ बनाया जा सकता है पीने के लिए, वाटर को कैसे पीने के लायक बनाया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर इज फिल्टर्ड। दिस इज ए फिजिकल मेथड ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज। A popular household filter is a कैंडल टाइप फिल्टर। जो घरों में जो फिजिकल एक्टिविटी है वाटर को ट्रीटमेंट करने की वो इसमें बताई गई है, जैसे कि कैंडल टाइप फिल्टर बना लेते हैं, इसके अंदर से पानी डालते हैं, उसमें नीचे हम कुछ भी कपड़ा लगा के उसको पानी को फिल्टर कर सकते हैं। तो ये एक पुरानी एक्टिविटी है जो कि वाटर को क्लीन करने के लिए की जाती है। कैंडल टाइप फिल्टर बना के, जैसे हमने भी ऊपर फनल टाइप में किया था, गंदा पानी ऊपर से डाला था उसके अंदर, उसके नीचे प्योर वाटर लिख रहा था, ऐसी तरह हम फिल्टर कर सकते हैं इस पानी को भी। मैनी हाउस होल्ड यूज़ बॉइलिंग, बहुत से घरों में किया जाता है बॉइलिंग मेथड यूज़ किया जाता है, पानी को उबाल लिया जाता है। मेथड फॉर ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वाटर को ड्रिंकेबल बनाने के लिए पानी को बॉइल किया जाता है बहुत से घरों में। ठीक है, लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज यूनिट शुड बी स्ट्रिक्टली implemented so that the polluted water is not disposed
ऑफ डायरेक्टली इनटू रिवर एंड लेक। जो इंडस्ट्रीज हैं के लिए लॉ बनाए गए हैं कि वो डायरेक्टली गंदा पानी रिवर्स में और लेक्स में डिस्पोज ना करे डायरेक्टली। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी इंस्टॉल्ड इन ऑल इंडस्ट्रीज एरिया। जितने भी इंडस्ट्री एरिया है उनमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने चाहिए, लगाए जाते हैं, जो कि वाटर को ट्रीटमेंट करके उसके बाद इसको रिवर्स और पॉन्ड्स में छोड़ते हैं। एट आवर इंडिविजुअल लेवल वी शुड कॉन्शियसली सेव वाटर एंड नॉट वेस्ट इट। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल शुड बी आवर मंत्रा। तो हम भी वाटर को एक तरह से सेव कर सकते हैं। सेव करने का क्या तरीका है कि वाटर को लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सकता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाना चाहिए। जितनी बार उसको सपोज करिए हमने किसी तरह का अपने घर में साफ़ सफाई की है, जो पानी निकला है उसको हम डायरेक्ट ना डाल के उसको हम प्लांट्स में डाल सकते हैं, पौधों में डाल सकते हैं, जो कि उनके लिए बेनिफिट होगा। तो उसको दोबारा रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल किया जाना चाहिए। इट इज़ आवर मंत्र, एक तरीके से हमारा लिए मंत्र है। थिंक ऑफ योर डेली रूटीन, हाउ कैन यू सेव वाटर। अपने डेली रूटीन के बारे में सोचिए, आप पानी कैसे सेव कर सकते हैं। वी कैन थिंक द क्रिएटिव आइडियाज लाइक रीयूजिंग वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग एंड फॉर अदर हाउस होल्ड टास्क। हम एक क्रिएटिव आइडिया सोच सकते हैं, जैसे कि हमने कोई कुछ चीज़ वॉश की है, धोई है, तो उसको हम अदर एक्टिविटीज़ और टास्क में, घर के और अदर टास्क में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें दिखाया गया है, वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स, हमने पानी यूज़ किया सब्जियों को धोने के लिए। मे बी यूज्ड फॉर वाटर प्लांट, यानी उसको हम उस पानी को हम प्लांट्स में डाल सकते हैं। हमने सिर्फ सब्जियाँ तो धोई हैं, पानी ठीक है ये, लेकिन ड्रिंकेबल तो नहीं है, लेकिन हम उसको प्लांट्स में डाल सकते हैं। इन द गार्डन, जो गार्डन प्लांट्स में डाल सकते हैं। पोल्यूशन इज़ नो लॉन्गर अ डिस्टेंस फिनोमिना। पोल्यूशन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता या ज़्यादा लंबे समय तक का फिनोमिना नहीं है। इट इज़ अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ आवर डेली लाइफ, यानी जो पोल्यूशन है वो हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को भी इफ़ेक्ट करता है। अनलेस वी ऑल रियलाइज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टार्ट यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस, द वेरी सर्वाइवल ऑफ आवर प्लेनेट इज इन डेंजर। जो हमारा प्लेनेट एक तरीके से बहुत ही डेंजर में है। जिस तरह से हम वाटर पोल्यूशन होता जा रहा है, हम उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से उसको ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, तो देखा जाए तो आने वाले समय में पानी की समस्या बहुत ही गंभीर होने वाली है। ये देखिए यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, इस वाटर को ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ठीक है। डू यू नो व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ, जब हम टीथ ब्रश करते हैं, लिविंग द टैप रनिंग, हम टंकी खुली छोड़ देते हैं, मे वेस्ट सेवरल लीटर्स ऑफ वाटर, इससे 10 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। अ टैप डेट ड्रिप वंस एवरी सेकंड वेस्ट अ फ्यू थाउजेंड ऑफ लीटर वाटर एवरी ईयर। थिंक अबाउट इट, यानी जो टैप ड्रिप करती रहती हैं, टपकती रहती हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं, तो वो भी एवरी सेकंड जो टपकती रहती है वो भी काफ़ी 1000 लीटर पानी को वेस्ट करती हैं हर साल। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, टंकी से पानी टपक रहा है उसको बंद कर देना चाहिए। जब हम टीथ ब्रश कर रहे हैं तो हमको टैप खुली नहीं रखनी चाहिए। तो हमें वाटर सेव करना चाहिए। वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही कम अमाउंट में धरती पर अवेलेबल है पीने के लिए।